इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हम सियासी तूतू मैमे में उलझे हुए, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त दुनिया का नंबर 1 मसला कोविड-19 है और हकीकतन पाकिस्तान का भी नंबर 1 मसला यही है। कोविड-19 दुनिया भर में लाखों और पाकिस्तान में हज़ारों इंसानों की जान ले चुका है और ले रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी बहुत सारे लोग इसको जेनुइन वबा या बीमारी मानने को तैयार नहीं और साजिशी नज़रियात का तस्करा ज़ोरों पर है। आलमी सतह पर तकरीबन 17 करोड़ लोग कोरोना वायरस के शिकार हुए हैं और 34 लाख हलाकतें वाक़या हुई है। सबसे ज़्यादा अमेरिका में 5,90,000 हलाकतें हुई। आज के सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में अब तक तकरीबन 9 लाख लोग इस वबा के शिकार हुए हैं, जिनमें 8 लाख से ज़्यादा तो अल्लाह के करम से सेहतयाब हो गए हैं। ताहम 20,177 लोग ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। हालांकि पाकिस्तान के ये सरकारी आदाद-ओ-शुमार मुस्तनद नहीं, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं कि जो टेस्ट नहीं करते या फिर उनको ये सहूलत मैसर नहीं है। इसी तरह हज़ारों लोग घरों में कोरोना से मर रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि कोरोना से नहीं बल्कि इसके नतीजे में ज़ाहिर होने वाली बीमारी से मर गए हैं। हमारी हुकूमत न सिर्फ बरवक्त इक़दाम करने में नाकाम रही, बल्कि आवाम को एजुकेट करने का फ़रीज़ा भी सरअंजाम नहीं दे सकी। इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना से मुतालिक सोच 2 इंतहाओं पर खड़ी है। कुछ लोग सिरे से मानते ही नहीं और किसी एहतियात की ज़हमत नहीं उठाते, जबकि जो लोग कोरोना को वबा मानते हैं वो खौफ का शिकार हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं कि कोरोना के नतीजे में मौत वाक़या हो, बल्कि बरवक्त टेस्टिंग और इलाज की सूरत में 99% से भी ज़्यादा लोग सेहतयाब हो जाते हैं। हमारी हुकूमत तो बड़े दावे कर रही है, लेकिन जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार है उसकी रूह से हलाकतों और केसेस के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर इस वक्त पूरी दुनिया में 30वां है, जबकि दुनिया के सैकड़ों ममालिक की हालत कोरोना के पॉजिटिव केसेस और हलाकतों दोनों के हवाले से पाकिस्तान से बेहतर है। कोरोना की वबा चीन से फैली है। आगाज़ चीन से हुआ था, लेकिन 1 अरब से ज़ायद आबादी होने के बावजूद बरवक्त इक़दामात की वजह से चीन में बहुत कम केसेस रिपोर्ट हुए और बहुत कम हलाकतें हुई। वहाँ सिर्फ 1 लाख केसेस सामने आए और 4,800 हलाकतें हुई। इस वक्त चीन में ज़िंदगी मामूल पर आ गई है। चीन हमारा दोस्त और पड़ोसी मुल्क है। वहाँ से ये मसला शुरू हुआ था। वो हमें हर तरह की मदद देने को तैयार था, लेकिन हमने चीन के ताउन से खातिर खा फ़ायदा नहीं उठाया और पाकिस्तान केसेस और हलाकतों दोनों लिहाज से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक की फहरिस्त में शुमार होने लगा। हमारी हुकूमत इंडिया से मवाजना करके ये तासुर दे रही है कि पाकिस्तान ने खुशउस्लूबी के साथ काबू पा लिया है। हालांकि मुतासरीन और हलाकतों के लिहाज से दुनिया में पाकिस्तान का 30वां नंबर है, लेकिन अगर हकीकी आदाद-ओ-शुमार सामने आए तो हमारा नंबर और भी आगे जा सकता है। फिर अगर पाकिस्तान में वैक्सीनेशन की सुस्तरीन रफ्तार को देखा जाए तो ये भयानक हकीकत सामने आ जाती है कि बाकी दुनिया से तो इस वबा का ख़ात्मा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान में अगर वैक्सीनेशन की रफ्तार इसी तरह सुस्त रही तो वो सबसे आखिर में इस वबा से निजात पाने वाले ममालिक में शामिल होगा। अब सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान का अगर 30वां नंबर है तो वैक्सीनेशन में भी हमारा 30वां नंबर होना चाहिए था, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिहाज से पाकिस्तान का नंबर दुनिया में 94 है। यानी 94 ममालिक में इस वक्त वैक्सीन हमसे ज़्यादा लग रहे हैं आबादी के तनासुब से। और तो और लाओस, अज़रबैजान जैसे ममालिक में भी हमसे ये शरह बेहतर है और लिस्ट में हमारा नंबर गिनी जैसे मुल्क के बाद है। पाकिस्तान प्रिवेंशन के लिहाज से बाकी ममालिक से पीछे क्यों है? इसी तरह पाकिस्तान में सही आदाद-ओ-शुमार क्यों नहीं है? फिर ये कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन का अमल इतना सुस्त क्यों है? और ऐसे आलम में जबकि बाकी दुनिया में वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की हालत ये रहेगी, तो फिर पाकिस्तान को किन मुश्किलात का सामना होगा और उन मुश्किलात से निपटने के लिए हुकूमत क्या इक़दामात करेगी? इन सवालों का जवाब हम लेंगे
वज़ीर आज़म के सेहत के लिए माविन ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेहत के लिए वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि इस वक्त दुनिया में हम मुख्तलिफ मॉडल देख रहे हैं जो कोरोना को उस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कौन से मॉडल को फॉलो कर रहे हैं? बहुत से मुख्तलिफ मॉडल्स या अप्रोचेस मौजूद हैं जी। इसमें सारे मॉडल्स में कुछ चीज़ें जो हैं वो कदरे मुश्तरक हैं। एक ये कि जो इब्तदाई स्टेज होती है पेंडेमिक की, उसमें आप उसको कंटेन करने की कोशिश करते हैं। फिर उसके साथ जब वो स्टेज गुजर जाती है तो फिर उसको मिटिगेट करते हैं। यानी मिटिगेशन से मुराद ये है कि आप उसको रिस्ट्रेन या रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ठीक। और पिछले सवा साल में जो ज़्यादातर स्ट्रेटजी दुनिया भर में रही है वो रिस्ट्रेन या रिस्ट्रिक्ट या मिटिगेशन या यूं कहिए कि बीमारी के फैलाव में रुकावटें डालना। ठीक। और वो हम भी करते रहें। उसमें शामिल हैं रिस्ट्रिक्शंस, मुख्तलिफ सेक्टर्स का बंद होना, छोटे बड़े दरमियाने साइज़ के लॉकडाउन्स। ये इसके बाद की जो अगला मरहला है उसमें वैक्सीनेशन एक अहम किरदार और रुख अदा करेगा इसके कंट्रोल में। तो यही तकरीबन मॉडल जो सारी दुनिया में फॉलो हो रहा है वो यहाँ भी होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये चाइना से इसका आगाज़ हुआ था, लेकिन हम देख रहे हैं कि शायद चाइना वो मुल्क है कि जिसने सबसे जल्दी इस पे काबू पा लिया। उनके केसेस भी अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के ममालिक की बनिस्बत बहुत कम हैं और उनकी डेथ्स भी बहुत कम हैं। और अब पूरा चाइना जो है खुल गया है। तो चाइना हमारा दोस्त भी है, हमारे साथ हर तरह का कोऑपरेशन भी कर रहा था। तो हमने चाइना के मॉडल को क्यों फॉलो नहीं किया और उसके तजुर्बे से हमने इस्तेफादा क्यों नहीं किया? चाइना के तजुर्बे से हमने बहुत इस्तेफादा किया, बहुत सी चीज़ें सीखी, बहुत सी देखी, बहुत सी अडॉप्ट भी की। लेकिन चाइना जो मॉडल है वो उनके कॉन्टेक्स्ट में है, उनकी ज़मीन में है। उनका जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है वो हमसे कतई मुख्तलिफ है। और एक बहुत बड़ा मुल्क होने के बावजूद याद रखिए कि चीन सेंट्रली कंट्रोल्ड मुल्क है। पाकिस्तान 220 मिलियन है और हम उनसे आबादी में छोटे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, डिवॉल्व्ड स्ट्रक्चर। तो चीन और पाकिस्तान की जो सोसाइटियल डिफरेंस है, एक तो कुछ उसमें वो है। फिर ऑफ कोर्स उनकी जो इन्फोर्समेंट की कैपेबिलिटी रही है, मैं समझता हूँ उसको शायद ही किसी ने मैच किया हो, शायद ही कोई मैच कर सके। जैसे शुरू में उन्होंने वुहान प्रोविंस के अंदर एसेंशियली उसके अंदर उन्होंने कंटेन कर लिया, तो उनको कंटेनमेंट में कामयाबी हासिल हुई, जो मैं समझता हूँ कि किसी और मुल्क को उस तरह से कंटेनमेंट की कामयाबी हासिल नहीं हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कंस्पिरेसी थ्योरीज तो हर मुल्क में कुछ न कुछ लोग होते हैं उस पर बिलीव करने वाले, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से अब साल से ज़्यादा गुजर गया, लेकिन आज भी हमें अब अपनी आबादी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा देखने को मिलता है जो इसको न सीरियस लेता है या उसको कोई साजिश समझता है। तो आप नहीं समझते कि कर्टेलमेंट तो दूसरे स्टेज की बात है कि कौम को एजुकेट करने के हवाले से भी अभी तक कौम, हमारी हुकूमत और हम मीडिया भी उसमें शामिल है कि हम उसमें नाकाम रहे। और उसकी क्या वजह ये नहीं है कि ख़ुद हुकूमत की सफ़ों में भी कुछ कन्फ्यूजन रही, कुछ कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आए? मैं समझता हूँ जी कि जो आप बात कह रहे हैं कि तालीम, अवेयरनेस और ख़ास तौर पे साइंसी तालीम और क्रिटिकल थिंकिंग की तालीम की जो कमी है, जिसमें हमने दहाइयों भर दहाइयों में इन्वेस्ट नहीं किया, हम रट्टे लगवाते रहे अपने बच्चों से और अपने तालीमी मेयार से, उसका आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं। और ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है कि बजाय इसके कि हम साइंटिफिक फैक्ट्स को, जो एदाद व शुमार सामने हो, जो साइंसी तरक्की सामने हो, उसको हम क्रिटिकल और बारीक नज़र से देख के उससे कुछ लेसन्स हासिल करें, हम कई दफ़ा उल्टी सीधी कंस्पिरेसियों में और तवहमात में पड़ जाते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इस 1.5 साल में हमने कोशिश बहुत की, आपने भी की है, मीडिया ने भी की है, हुकूमत ने भी की है, बहुत इसके ऊपर वक्त सर्व किया गया है, हज़ारों घंटे सर्व किए गए हैं ये बात समझाने के लिए। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि वो चीज़ जिसमें आज तक हमने पहले
वो इन्वेस्टमेंट नहीं की जो हमें करनी चाहिए थी, या वो जल्दी में करनी शायद इतनी आसान साबित नहीं हुई। फिर भी मैं आपको एक दो बातें इसमें सिल्वर लाइनिंग बताने की कोशिश करता हूँ जी। सिल्वर लाइनिंग ये है कि बावजूद इसके कि हमारे यहाँ लिटरेसी उतनी नहीं है, बावजूद इसके कि हम फेडरली डिवॉल्व स्ट्रक्चर हैं, बावजूद इसके कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मुख्तलिफ सोशल क्लासेस हैं, एक अर्बन एलीट है जो कि हर वक्त मगरब की तरफ देखती है, सारी पढ़ाई लिखाई वहाँ से करती है, वो अदाद शुमार वहाँ के देखते हैं, और इसके साथ साथ एक और बड़ी आबादी है जो तालीम या ज़्यादा तालीम से महरूम हमने रख दी है। तो ये दोनों चीज़ें आपने जिक्र किया हुकूमत के अंदर, मैं समझता हूँ जी कि जनरली स्पीकिंग, कोई मासवाए चंद एक्सेप्शंस के, हुकूमत की मैसेजिंग या हुकूमत का जो अंडरस्टैंडिंग है इसकी, वो यूनिफॉर्म या यकसा नहीं तो सिमिलर या एक हम आहंग ही रही है। इस हम आहंगी में अगर कहीं कोई कमज़ोरी या कमी आई है तो उसको हमने हमेशा अदाद शुमार की रोशनी में और NCOC के ज़रिए कोऑर्डिनेट करके अबूर करने की कोशिश की है। इससे क्या बेहतर हो सकता था या हो सकता है, यकीनन बेहतर हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे आदाद शुमार कितने हम इसको ऑथेंटिक कह सकते हैं, क्योंकि हमारे लोग टेस्ट नहीं करते। मेरे अपने नोटिस में दर्जनों केसेस हैं कि लोग कोविड से मरे हैं लेकिन ना वो हॉस्पिटल गए हैं, सरकारी अस्पताल में भी लोग जाने से कतराते हैं, अपने ऊपर ये इसको कुछ लोग अभी तक एक स्टिग्मा समझते हैं। तो आप नहीं समझते कि हमारे यहाँ डेथ्स और पॉजिटिव केसेस की रेशो इससे कई गुना ज़्यादा है जो हमारे NCOC की तरफ से रिपोर्ट होती हैं? अच्छा, इसको ना 3-4 जो अदाद शुमार हैं इनको अलग से देखते हैं, 1 बाय 1 करके, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा काबिल भरोसा हैं, वो कौन से अदाद शुमार हैं जो कुछ टेस्टिंग के कम या ज़्यादा होने से ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन इस सब बात को करने से पहले आपको एक बताता हूँ, आज ही, ये पुरानी बात नहीं, आज WHO ने कुछ अपना एनालिसिस पेश किया और उनका ख्याल है कि दुनिया भर में, ये पाकिस्तान की नहीं बात हो रही, दुनिया भर में जो टोटल लेबलिंग है कोविड डेथ्स की वो कुछ कम रही है, और उसके जो कुछ का क्या तादाद है, 30-40%, 50%, वो कुछ उसके तखमीने उन्होंने लगाए हैं। तो ये जो मुल्क जहां डेथ और बर्थ का रिपोर्टिंग सिस्टम ज़बरदस्त रोबस्ट है, 300 साल से उनके यहाँ पैदाइश और अमवात की जो डेटा है वो कलेक्ट भी होता है, फिर सेंट्रली शेयर भी होता है, उनके यहाँ भी इन चीज़ों में कमी रही। अच्छा, मैं बताता हूँ कि हम कौन से अदाद शुमार देखते हैं, और शुक्रिया आपका कि आपने सवाल पूछा, क्योंकि इस पर बहुत बात होती है और कई दफ़ा मैं समझता हूँ कि एक बेवजह परेशानी भी आती है। मैं बता देता हूँ कि कहाँ से बात शुरू होती है। सबसे पहले तो है पॉजिटिव टेस्ट, यानी जो टेस्ट आपने किए उनमें से कितने पॉजिटिव आ रहे हैं और वो उनकी कुल तादाद कितनी है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर बहुत से ममालिक से मवाजना किया जाए तो अगर पर मिलियन पॉपुलेशन हम टेस्ट डन की करें तो हमारी कम रही है। लेकिन जब इतना बड़ा मुल्क हो और आप दिन के 50-60 हज़ार टेस्ट कर लें तो आपको हालात का, सिचुएशन का, टेम्परेचर का अंदाजा हो जाता है। आपको हर आखिरी टेस्ट हुआ होना और उसका रिजल्ट होना नेसेसरी नहीं कि हो। स्टेटिस्टिकली वैलिड आर्गुमेंट्स बनाए जा सकते हैं 50-60 हज़ार टेस्ट जो आपके आ रहे हैं उसके जरिए भी। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों कहता हूँ। एक तो इसके स्टेटिस्टिकल कुछ आर्गुमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप देखें तो आपकी पहली लहर आई जब उसके टेस्ट ऊपर गए, वाज़े तौर पे ऊपर गए, फिर नीचे आए, एनेक्डोटली भी एविडेंस मौजूद थी, आपके अस्पतालों के जरिए भी मौजूद थी, लोग, डॉक्टर्स, हर कोई, आवाम, पब्लिक, टेस्टिंग लैब, कोई कह रहा था यार कम हो गए, और उसको कम हो गए। जब बढ़ना शुरू हुए, हमने आपको बहुत जल्द, बहुत अर्ली डेज में, अक्टूबर में, मुझे याद है कहीं मैंने ट्वीट की अर्ली अक्टूबर में कि ये टेस्ट ऊपर बढ़ने, और वो दूसरी लहर का आगाज था। इसी तरह तीसरी लहर। सो कहने का मकसद ये कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव टेस्ट हैं, ये एक परफेक्ट मेजर तो नहीं, लेकिन ये एक रीजनेबल मेजर है, आपको अंदाजा हो जाए। ठीक। अब दूसरी चीज मैं जल्दी से बता तो मुझे जल्दी बता। दूसरी चीज है शरह पॉजिटिविटी की। देखिए, वो एक ऐसी चीज है जो कि वाज़े तौर पे अपने सामने कर देती है। यानी जब एक टेस्ट होता है, 100 टेस्ट होते हैं, तो उनमें से कितने फीसद टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, ये भी एक बड़ा इनडायरेक्ट लेकिन बड़ा रोबस्ट जरिया है जानने का कि किधर को बात जा रही है। तीसरी चीज, अस्पतालों का फिलअप।
वो बहुत एक्यूरेट चीज़ है और बड़ा वाज़े तौर पे पता चल जाता है कि आपके हॉस्पिटल्स कितने फीसद फिलअप हो रहे हैं, क्योंकि उसमें हमने सारी पॉपुलेशन को नहीं देखना, हमने चंद हज़ार अस्पताल और मेडिकल केयर डिलीवरी के इदारों को देखना है, उनके साथ एनसीओसी का बराह रास्त रब्ता होता है, हमें उसमें पता चलता है। और आखिरी जो तादाद है जो चेक होती है वो डेथ्स है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी जिक्र कर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो वेरिएंट्स का मसला है, तो हम क्या अभी तक सिर्फ जो यूके वेरिएंट है उसका सामना कर रहे हैं? कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि शायद कराची में कुछ केसेस आए थे जो ब्राज़ील के वेरिएंट का, और क्या इंडियन वेरिएंट भी पाकिस्तान में दाखिल हुआ है या कि नहीं? अभी तक सिर्फ हमें जो है यूके वेरिएंट का सामना है। जो वाज़े तौर पे जो सामना है वो तो यूके वेरिएंट का है, जिसको B117 बोलते हैं, जो यूके में सबसे पहले डिस्क्राइब हुआ। ये कहाँ इवॉल्व हुआ कुछ कह नहीं सकते, या एक से ज़्यादा मुल्कों में इकट्ठे इवॉल्व हुआ ये भी नहीं कह सकते। इस वक्त 100 से ऊपर ममालिक हैं जहाँ यूके वेरिएंट है, और बहुत से ममालिक में जो अब प्रेडोमिनेंट स्ट्रेन है वो B117 है, बल्कि इंडिया में भी जो प्रेडोमिनेंट स्ट्रेन है वो B117 है। अच्छा, उसके अलावा जो हमने सीक्वेंसिंग की, यानी एक तो टेस्ट होता है ना वायरस की मौजूदगी या गैर मौजूदगी बताता है, उसके बाद जो सीक्वेंसिंग जो उसकी क्या क्या लीनियज बताता है, जो उसका कबीला बताता है, उसकी किस्म बताता है, वो भी हमने लिमिटेड हद तक किया। उसमें हमें साउथ अफ्रीकन वेरिएंट भी चंद थोड़ी तादाद में मिला, और इवन एक ब्राज़ीलियन वेरिएंट के बारे में मुझे मालूम है कि वो कम से कम एक तो हमें दिखा। अभी तक जितनी टेस्टिंग हुई है, और ये मैं कह दूं कि ये बिल्कुल बात ठीक है कि सीक्वेंसिंग में हमारी बहुत महदूद टेस्टिंग है। यूके जो है वो लाखों वायरसेस को सीक्वेंस करता है और हम सैकड़ों और हज़ारों में, तो इसलिए हमें इंडियन वेरिएंट अभी तक जितने टेस्ट हमने किए हैं कम से कम उनमें नज़र नहीं आया। अच्छा डॉक्टर साहब, जो पहले दो लहर थे उसमें तो ये था कि आमतौर पर ये समझा जाता था कि खांसी बुखार यही अलामतें हैं, लेकिन अब कुछ डॉक्टर्स जो कि केसेस को डील करते हैं उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, अब जो है सिम्टम्स में ज़रूरी नहीं है कि वो दो चीज़ें हों, कहीं क्लॉट्स बन जाते हैं, कहीं कुछ और हो जाता है। तो आपके इदारे की क्या फाइंडिंग्स हैं कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि एक बंदा अपने ऊपर ये शक कर ले, वो टेस्ट के लिए जाएं? वही ज़ुकाम और बुखार और खांसी को ही अलामत समझा जाए, या इसके अलावा कुछ और सूरतों में भी लोगों को टेस्ट करने चाहिए? बहुत से डॉक्टर्स की ये जो ऑब्जर्वेशन है ना जी, ये होता ये है जैसे जैसे बीमारी आम होती है तो लोग भी थोड़ा उससे फेमिलियराइज होना शुरू होते हैं, और बसा औकात एक फिनोमेनन है जिसको रीसेंसी बायस बोलते हैं। ये एक ऑड अनयूजुअल चीज़ उनको दिखती है, वो उनको ज़्यादा याद रहती है। ठीक। लेकिन आज भी इस बीमारी की जो मेन प्रेजेंटेशन है वही बुखार और खांसी है, लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ी है, तादाद ज़्यादा हुई है, तो इसकी जो अनयूजुअल प्रेजेंटेशंस हैं, इसकी जो गैर मामूली शक्ल है वो भी सामने आई है, जिसमें ये बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब के साथ कोविड-19 की सूरत हाल से मुतालिक गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में, और हमारे साथ हैं सेहत के लिए वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी जनाब डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब। डॉक्टर साहब, आज सिंध की हुकूमत वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ जो है अभी पॉजिटिविटी की रेशो 14% है, और वो लॉकडाउन को या पाबंदियों को बरकरार रखना चाहती है, लेकिन बाकी मुल्क में हम देख रहे हैं कि नरमी आ रही है। तो मजमूई तौर पर क्या अब कम हो रहा है मसला, या कि नहीं अभी तक वही ट्रेंड बरकरार है, उसमें हम नियर फ्यूचर में कमी एक्सपेक्ट करें या कि खुदा न खास्ता उसमें इजाफा एक्सपेक्ट करें? इस तीसरी लहर में मुख्तलिफ रीजन्स का, मुख्तलिफ शहरों की कंट्रीब्यूशन जो है वो थोड़े मुख्तलिफ टाइम से रही है। इस लहर का आगाज़ जो है, तीसरी लहर का आगाज़ जो है, और इसका इब्तदाई शोर और इब्तदाई ज़ोर जो है वो पहले शिमाल में हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, पंजाब में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ जी। और शुरू में कराची और हैदराबाद के नंबर्स जो थे वो कदरे बेहतर थे, लेकिन जैसे जैसे केपी और पंजाब में सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होती हमें दिख रही है, ये अभी कराची में हमें बेहतर होती नहीं दिख रही। तो उनकी ऑब्जर्वेशन दुरुस्त है कि सिंध और कराची और हैदराबाद में इस वक्त भी ज़्यादा एहतियात और रिस्ट्रिक्शंस की ज़रूरत रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो अब पूरी दुनिया और आप जैसे माहिरीन और हुकूमती लोग भी इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि इस मसले का दायमी हल वो वैक्सीनेशन ही है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। तो हम जो कि ज़ाहिरी बात है कि हमारी अपनी सोसाइटी की मजबूरियाँ थी और प्रिवेंशन में
हम चीन जैसे ममालिक को फॉलो नहीं कर सकते थे, तो फिर तो हमारी हुकूमत की तमाम तर तवज्जो वैक्सीनेशन पे होनी चाहिए थी और वो जल्दी भी होना चाहिए था और ज़्यादा भी होना चाहिए था। लेकिन उसमें भी हम बहुत पीछे रह गए। और आज मैं देख रहा था जो जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी के आदाद शुमार है, तो पॉजिटिविटी और डेथ में अगर दुनिया में हम देखें तो हमारा 30वां नंबर है, लेकिन वैक्सीनेशन में फिर हमारा 94 नंबर है। तो आप नहीं समझते कि ये हुकूमत की नाकामी है और हमने अगर उसके लिए वसाइल नहीं निकाले तो ये एक लिहाज से हम ज़्यादती के मुर्तकिब हुए हैं? नहीं, जो अदाद शुमार हैं वो अपनी जगह हैं, वो तो बिल्कुल ठीक हैं कि हमारे जो पर मिलियन पॉपुलेशन है उसमें अभी तक कई ममालिक हमसे आगे या ज़्यादा रहे हैं। आज अलबत्ता आपको बता दूं कि अब तक 50 लाख 5.1 मिलियन वैक्सीन लग चुकी हैं और हर रोज़ तकरीबन 2 लाख के करीब वैक्सीनेशन लग रही हैं। तो जो मौजूदा मरहला है वो अच्छा चल रहा है, लेकिन इसको आगे तेज़ जाने की ज़रूरत है। लेकिन ज़रा थोड़ा पीछे क्यों चलते हैं। वैक्सीन की फराहमी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, ये वो कमोडिटी नहीं, ये तेल या वीट या चीनी या इस तरह की कमोडिटी नहीं जो कि दुनिया में आम दस्तयाब है और आपने कहा कि आपने वक्त पे ली या ना ली। ये वो कमोडिटी थी जो सिर्फ चंद ममालिक के पास थी और वो या आगे देने को तैयार नहीं थे या उनके पास खुद काबिलियत नहीं थी आगे फर्दर बेचने की। तो आपने पैसे भी मुख्तस कर लिए, $150 मिलियन भी रख लिए, तमाम बड़ी कंपनीज के साथ रब्ता किया, लेकिन फराहमी नामुमकिन हो रही थी। मैं मिसाल देता हूँ, फाइजर ने कहा कि भाई जो उनकी ऑर्डर्स बुक्ड ऑलरेडी हैं, जिन्होंने उनकी रिसर्च में डाली या जिन ममालिक में वो कंपनियां हैं, वो उससे आगे नहीं देना चाह रहे। अमेरिका आपके सामने, उन्होंने एक्सपोर्ट पे बार्स लगाई हुई थी। उनका हमसाया, करीबी दोस्त, इतना बड़ा एलाय जिसके साथ हजारों मील का बॉर्डर वो शेयर करते हैं, कनाडा, उनको तक अपनी वैक्सीनेशन की फराहमी में मुश्किल पेश आई, बावजूद इसके कि उन्होंने अपनी आबादी से 5 गुना ज्यादा डोजेस बुक कर रखी थी। तो अगर किसी को ये खाम ख्याली है कि आपने जी पहले बुक नहीं कर ली, वो बुक करके बैठे थे, आज उधर हमारे बराबर की उम्र के लोगों को अभी यानी जिस लेवल पे हम पहुंचे हुए हैं, वहां कुछ जगहों में वहां वो वैक्सीनेशन नहीं हो चुकी। मैं दीगर मिसालें भी आपको दे सकता हूँ। इसी तरह एस्ट्राजेनेका की जो डोजेस थी, जिन्होंने गावी कोवैक्स के जरिए सो कॉल्ड दुनिया का फार्मासिस्ट बनना था, उधर भी उनको हिंदुस्तान में अपने मसाइल पड़ गए दो तरह से। एक, उनकी बीमारी ऊपर चढ़ी, और दूसरा, उनकी अपनी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी वो ना साबित हो पाई जो उन्होंने अंदाजा कर रखा। चीन ने हमारी बहुत मदद की है इसमें, लेकिन चीन के ऊपर अपना प्रेशर भी है। देखिए, उनकी आबादी तो सबसे बड़ा मुल्क है दुनिया का, उन्होंने अपनी आबादी को भी वैक्सीनेट करना, जैसे आपने बताया दायमी हल तो बाहर कैफ यही है। तो इसलिए ये ऐसा मसला नहीं था कि ये कोई चीज अवेलेबल थी और हुकूमत सो रही थी, ऐसा नहीं है। ये चीज अवेलेबल नहीं थी, हुकूमत की लगातार कोशिश के बावजूद जो इसकी फराहमी थी वो स्लो थी। इसमें पैसे का मसला नहीं था, अवेलेबिलिटी का मसला। लेकिन डॉक्टर साहब, इसका क्या होगा? ये मसलन जिस रफ्तार से हमारे यहाँ लग रहा है, अब 23 करोड़ आबादी का मुल्क है, उसमें अभी तक 50 लाख तकरीबन लोगों को लग गए, तो इस रफ्तार से अगर हम आगे जाएं तो ये तो हमें सालों लग जाएंगे, बाकी दुनिया खुल जाएगी और हमारे लिए तो फिर रास्ते बंद होंगे। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की है कि हमारा पेस क्या होना चाहिए। चलें, गुज़िश्ता तो जो सिचुएशन थी, अब क्या पेस होना चाहिए। मैं समझता हूँ जी, इस वक्त हम तकरीबन हर रोज़ 2 लाख के करीब डोजेज लगा रहे हैं। हमारी जो अदाद शुमार है उसके मुताबिक अगर हम तकरीबन इसको 5 लाख डेली डोजेज पे ले जाएं तो हम एक मुनासिब जगह तक पहुंच सकते हैं। 5 लाख का मतलब यह है कि 10 दिन में आपने 5 मिलियन कर दी और महीने में आपने 15 मिलियन कर दी, तो आप कोई 4-5 महीने में फिर उस लेवल या नंबर तक पहुंच सकते हैं जिसके जरिए बीमारी के फैलाव की कमर टूटनी शुरू होती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारी पॉपुलेशन आपने जैसे बताया 20 करोड़ से ऊपर है, 210 या 220 मिलियन का तखमीना बताते हैं। इसमें 100 मिलियन से ऊपर तो यंगर लोग हैं, अभी फिलहाल तो वो वैक्सीनेशन के एलिजिबल नहीं है, ऑल्दो ये शायद चेंज हो जाए। लेकिन जो आपकी इमीडिएट पॉपुलेशन जो वैक्सीनेटेबल है, ये वैक्सीनीज पोटेंशियल हैं, वो तकरीबन 100 मिलियन है। उसमें से अगर आप 70% पॉपुलेशन तक पहुंच जाएं, जो इसका मतलब है 70%, तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हो सकते हैं। इससे भी आगे बढ़ के कहता हूं कि जो आपकी गुंजान आबाद बड़े शहर हैं, उनकी अगर आप 25% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लें फुली, तो आपकी बीमारी का फैलाव जो है उसमें बहुत वाज़ेह खातिर खा फर्क आएगा। तो ये वो तमाम टारगेट्स हैं जिनको देख कर फिर हम वर्किंग बैकवर्ड्स कर रहे हैं अपनी डेली वैक्सीनेशन टारगेट के हिसाब से भी सलीम साहब, और जो हमने फराहमी करनी, और फराहमी हमें हर महीने 10, 15, 20 मिलियन डोजेज होंगी तो हम उस नंबर तक
पहुंच सकते हैं, वरना बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि दुनिया अपने आप को खोल लेगी और हमें फिर उसमें ताखीर का सामना ना करना पड़े। इस वक्त डॉक्टर साहब एक ऑब्जर्वेशन मेरी ये भी है कि शहरों में तो लग रहे हैं और यहाँ पे इंतज़ार भी करना पड़ रहा है, लेकिन देहात के हमारे जो इलाके हैं वहाँ पे लोग नहीं लगा रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं लोग कि आ जाएं वो लगाने के लिए। तो यहाँ मुसीबत एक तो कंस्पिरेसी थ्योरीज़, फिर बड़े अच्छे पढ़े लिख के लोगों को मैंने देखा कि वो भी ये कहते हैं कि जी इसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, कोई क्या कहता है कोई क्या कहता है। अच्छा, उस हवाले से चूँकि शुरू में एक सूबे की वज़ीर की तरफ से भी ये इस तरह की बात आई थी कि लोग अपने रिस्क पे लगाएं, तो ये लोगों को कॉन्फिडेंस कैसे हुकूमत दिलाएगी? क्योंकि मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है, वरना तो दुनिया के साथ हमारा रब्त ज़ब्त ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसके लिए हुकूमत क्या कर रही है कि हर शहरी को आमादा किया जाए कि वो वैक्सीन लगाए? ज़बरदस्त जी। इसको वैक्सीन की जो डिस्ट्रीब्यूशन या वैक्सीनेशन कह लें, उसके अमल को अगर हम 2 मराहिल में देखें ना, तो वो मेरे ख्याल से बड़ा लॉजिकल है। एक वो मरहला है जिसमें लोगों का सेल्फ आइडेंटिफाइड रिस्क है, जिसमें कोई कह रहा है यार मेरे जानने वाले को, अजीज़ को, रिश्तेदार को, मोहल्लेदार को हुआ और मैं भी लगा लूँ। आम तौर पर ये वो लोग हैं जो अर्बन डिवेलपर्स हैं, बिल्कुल आपने सही कहा, ये शहरी हैं, और इसमें वो लोग हैं जिन्होंने खुद से अंदाज़ा किया कि यार हाँ ये बीमारी है और मुझे लगवाना चाहिए। ये वो है जो विलिंग लोग हैं, जो खुद से सामने आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद एक दूसरा पूरा एक, बल्कि इससे बहुत बड़ा साइज हमारी पॉपुलेशन का है, जो या खुद से आ नहीं रहे, खिलाफ नहीं है। हमने जितने भी सर्वेस देखे तकरीबन 70-60-70% लोग आराम से वैक्सीन लगवाने को तैयार हैं, लेकिन आपको उन तक पहुंचना होगा। अब पहुंचने के लिए ये जो मौजूदा नंबर ऑफ सेंटर्स हमारे हैं और उनकी अर्बन कॉन्सेंट्रेशन है, इसको चेंज करना पड़ेगा। ये तो हैं, अर्बन पॉपुलेशन को तो मैंने तरजीह तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि इन्होंने कवर होना चाहिए, वहीं से बीमारी की जड़ है, वहीं से रुकेगी। लेकिन मुकम्मल तौर पे हम बाकी दुनिया के साथ, जैसे आपने बड़ा क्या लफ्ज़ यूज़ किया कि तमाम रवाबित और रब्त जो है वो ख़त्म हो जाए, उसको कायम रखने के लिए हमारे बहुत से रूरल लोग जो हैं वो जाते हैं बाहर के मुल्कों में एम्प्लॉयमेंट के लिए, बच्चे पढ़ने जाते हैं, दीगर वैसे ट्रैवल होता है, कारोबार होता है। उन चीज़ों को करने के लिए हमें इसको फर्दर पुश करना पड़ेगा। उसका एक पूरा मजबूत प्लान बना हुआ है और उसके ज़रिए हम आगे चलेंगे। हम ऑर्गेनाइजेशंस की मदद लेंगे, बड़े एम्प्लॉयर्स की मदद लेंगे, इंडस्ट्री की मदद लेंगे, जैसे एजुकेशन इंडस्ट्री है, जैसे फूड और ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज है। ये सब लोग तैयार हैं और ये जो अगला मरहला है, मैं समझता हूँ इसको आप अगले चंद हफ्तों में इम्प्लीमेंट होता देखेंगे। यानी जैसे ये पहली लहर खत्म होगी, उन लोगों की जो खुद से तैयार भी हैं, आगे भी आ रहे हैं और इस बारे में ज्यादा अवेयर भी हैं, हमें फिर अगली लेयर पे, अगली पूरी पॉपुलेशन पे जाना पड़ेगा जो शायद इतनी अवेयर या इतनी उनको अर्जेंसी नहीं है, उधर अर्जेंसी हमें बतौर हुकूमत करनी पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले तो सरकारी सतह पे हमारे यहाँ 2 जो चाइनीज़ वैक्सीन हैं वो लगवाए जा रहे थे। अब जो कोवैक्स के तहत आया है एस्ट्राजेनेका का, तो जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि पाकिस्तान में तो बदकिस्मती से पहले भी बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज़ और शुकूक व शुबहात है, लेकिन एस्ट्राजेनेका के बारे में जो कुछ यूरोप के कुछ ममालिक ने अपने यहाँ उसका इस्तेमाल बंद किया था और उसके बारे में कुछ बातें भी आ गई थी, रिपोर्ट्स भी आ गई थी, अगरचे WHO ने बाद में उनको क्लियर कर लिया। लेकिन क्या एस्ट्राजेनेका के बारे में हमारी हुकूमत ने वो तसल्ली कर ली है, और अगर कर ली है तो ये यूरोप के बाज़ ममालिक ने उसको लगवाना क्यों बंद कर दिया? सही। अच्छा, हुआ ये कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बड़ी मुस्तनद और अच्छी वैक्सीन है, अच्छे प्रोटेक्शन रेट्स हैं, सेफ्टी अच्छी है, लेकिन हुआ ये कि जब लगनी शुरू हुई मिलियंस में, और मिलियंस नहीं टेंस ऑफ मिलियंस में, यानी मल्टीपल करोड़ों में जब ये जानी शुरू हुई, तो होता ही है कि जब आपने 1 करोड़ लोगों को डोज लगाई है तो हो सकता है उनमें किसी ना किसी को कोई चीज़ डेवलप हो, जो हो सकता है वैक्सीन की वजह से ना हो। नॉर्मल चीज़ें भी तो होती है ना। अब एक मुआशरा है, एक लाहौर शहर है, इसमें दिन में कुछ हार्ट अटैक्स होने हैं, कुछ लोगों को कोई एक बीमारी होनी है, कुछ दूसरी होनी है। जब करोड़ों लोगों को वैक्सीन लग रही हो तो कोइंसिडेंटल तौर पे, बिल्कुल हादसाती तौर पे कोई और चीज़ भी होगी जो उसके साथ होगी, तो कई दफ़ा आप वैक्सीन के ज़रिए उसको टिका सकते हैं। अब इसमें प्रॉपर रिसर्च करनी होती है, जाके देखना होता है, और देखना होता है कि जो वैक्सीनेशन जिनमें लगी है उनमें जो रेट है, जो शरह है उस कंडीशन का, क्या वो फ़र्क है आम पॉपुलेशन या अमूमी पॉपुलेशन से ही, या जो आम एदाद शुमार उसके मुताबिक मौजूद है, या ये बढ़ के है। जब ये एनालिसिस उन्होंने किया यूरोपीय ममालिक में, तो उनको पता चला कि क्लॉट्स में जो ये हमारी शरियानें होती हैं, इसके अंदर वेन्स जो होती हैं, उनमें रगें जो हैं, उनमें जो क्लॉट्स हैं वो फॉर्म हुए। अच्छा जी, कितने हुए? हर मिलियन में 4,
यानी 10 लाख में 4, और वो भी ज़्यादातर जो उनका ताल्लुक था वो यंगर ख़वातीन से था, यंग औरतों में था। 40 साल से या 40 समथिंग 48 ईयर से कम की ज़्यादातर ख़वातीन थी। तो उन्होंने हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे, एक्स्ट्रा कॉशन के तौर पे उन्होंने कहा अच्छा कुछ मुल्कों ने तो इसको फिलहाल रोक दिया, लेकिन कुछ ने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया यंगर से हटा के ओल्डर में। हमने जब इसकी ओके दी है तो हमने भी इन्हीं अदाद-ओ-शुमार और इसी रिस्क को मद्देनजर रख के 40 साल से ऊपर के अफराद में इसकी इजाज़त दी है, यंगर अफराद में फिलहाल रोका है। इसका ये मतलब नहीं कि यंगर अफराद में वो ख़तरनाक है, वो जो मैंने आपको बताई है वो शरह आटे में नमक वाली है, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड एट दिस टाइम। आगे इसकी क्या अदाद-ओ-शुमार इकट्ठी होती है, हो सकता है इसमें भी तब्दीली आए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी तक तो हमने 2 जो चाइनीज़ वैक्सीन हैं उनको इस्तेमाल किया है, एक वो रशियन के स्पुतनिक के एक मामूली उसकी इजाज़त दे दी गई थी निजी पार्टी को, और अब एस्ट्राज़ेनेका है। आगे ज़ाहिर बात है ये सिलसिला तो चलता रहेगा, तो आप लोगों के क्या इरादे हैं कि फ़र्दर जो डिमांड हमारी होगी तो चाइनीज़ वैक्सीन ही मंगवाए जाएंगे, और क्या मुल्क के अंदर जिस तरह अब यूएई ने साइनोफार्म का अपने मुल्क में वो लगा दिया, तो कोई चाइनीज़ के ताउन से या किसी और मुल्क के ताउन से हम मुल्क के अंदर भी वैक्सीन की प्रोडक्शन का कोई इरादा है आप लोगों का, क्योंकि आगे जाके तो अब ये मुस्तकिल सिलसिला होगा। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही बात है जी। चीनी वैक्सीन आपने 2 मेंशन की, एक्चुअली 3 लग रही हैं, साइनोफार्म, साइनोवैक और कैनसाइनो जी, एक रूसी और एक एस्ट्राजेनेका, सो एक्चुअली 5 हैं। सो पाकिस्तान उन ममालिक में है जहां, और अगर आपको शायद याद हो कि मैंने बहुत शुरू में भी ये कहा था, मुमकिन है आपके शो पे कहा हो या और, कि हम मेरी प्रेडिक्शन है कि पाकिस्तान उन मुल्कों में से होगा जिसमें 1, 2, 3 या इससे भी ज़्यादा वैक्सीन की किस्में एक वक्त पे लग रही होंगी, क्योंकि हम बड़ा मुल्क हैं, 210 मिलियन का मुल्क है। हमको नेपाल तो है नहीं कि चंद लाख में हम अपने आप को कवर कर सकते हैं। हमने तो 22 करोड़ लोगों की बात करनी है, ये कम से कम 100 करोड़ या कम से कम 7 करोड़। तो उस सूरत में हमें ज़्यादा सोर्सेज चाहिए होंगी। अब इसमें ख़रीदारी भी जारी है, लेकिन जैसे आपने कहा कि इसका जो सबसे पहला अमल था वो जो कैनसाइनो वैक्सीन है चाइनीज़, जिसकी 1 डोज़ है, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेट से रेडी वैक्सीन की तैयारी है वो ऑलरेडी शुरू है, और आप अगले चंद दिनों में देखेंगे इंशाल्लाह। भी हमने ऐलान नहीं किया लेकिन वो सामने आ जाएगी, और उसकी भी मिलियंस ऑफ डोजेज हर महीने जो है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कम से कम फिल और फिनिश हो रही होंगी एक। लेकिन इनकी जो लोकल प्रोडक्शन है, यानी स्क्रैच से लोकल प्रोडक्शन है, उसके बारे में भी बात हो रही है, और हमें उम्मीद है कि इसमें एक आध प्लांट जो है वो आएगा और जो लगेगा, और इंशाल्लाह हमारी जो ये डिपेंडेंस है कि हम इंपोर्ट करें उसमें कमी आएगी। लेकिन इसमें लगातार हमें ख़रीदारी। अच्छा, एक तो ये कि ज़ाहिरी बात है आगे जाके आप बेहतर जानते हैं कि हमारे लोगों को भी ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि वैक्सीनेशन के बग़ैर न यूरोप और अमेरिका में ट्रैवलिंग की इजाज़त होगी, और जो खुसूसन हमारे मजहबी रुझान के लोग हैं तो उनको ये कि उम्रे और हज की इजाज़त भी उनको नहीं मिलेगी, और दुनिया में शायद वैक्सीन पासपोर्ट भी मुतारिफ हो जाए, ये सब कुछ। अब सोशल मीडिया और इस पे एक ख़बर गर्दिश कर रही है जो कि मैं ख़ुद भी ज़्यादा उस पर बिलीव नहीं करता, वो ये था कि जी सऊदी अरब ने ये कह दिया है कि वो साइनोफार्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसमें। मैं इसलिए भी कि ज़ाहिरी बात है पूरे यूएई में भी साइनोफार्म ही लगा है, तो क्या सऊदी अरब की हुकूमत ने कोई इस तरह का कन्वे किया है आपकी गवर्नमेंट को कि साइनोफार्म की वैक्सीनेशन को वैक्सीनेशन नहीं मानेंगे? अच्छा, ये इस तरह से नहीं कन्वे हुआ। जो चीज़ उन्होंने अपनी लिस्ट बनाई उन्होंने, और ये थोड़ा सा इसमें डेट्स का चक्कर है, जिस तारीख में उन्होंने एक अप्रूव्ड लिस्ट बताई, तारुफ कराया जिसका, उसमें उन्होंने फाइज़र, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका का जिक्र किया। उसमें उस वक्त साइनोफार्म का जिक्र नहीं था, लेकिन ये भी याद रहे कि उस वक्त साइनोफार्म WHO की अप्रूव्ड लिस्ट में भी नहीं थी। उस गुफ्तगू के बाद जो भी वो कम्युनिकेशन आई, उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साइनोफार्म को अपनी अप्रूव्ड लिस्ट में शामिल कर लिया। सो मुझे उम्मीद है कि सऊदी अरब या दूसरे ममालिक जो हैं वो इन तमाम बैनुल अक़वामी इदारों की रिकमेंडेशंस को बहुत वज़न देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो साइंसी बुनियाद पर बनी होती हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं कि ये सब एक्सक्लूड हो जाएगा। लेकिन बहरहाल ये आइंदा आने वाले वैक्सीन पासपोर्ट्स और वैक्सीन नेशनलिज्म के बाद आप ये भी देखेंगे कि कुछ ममालिक जो हैं वो अपनी बनी हुई, अपने एलाइज़ की बनी हुई वैक्सीन को ज़्यादा तरजीह बुनियाद देंगे, और मुमकिन है कि, और मैं समझता हूँ कि ये नागुज़ीर है, जब तक इसमें आलमी इदारा सेहत WHO कूद नहीं पड़ता और कहता है ये हमारा डोमेन है,
हम सेटल करेंगे कि कौन सी वैक्सीन एक्सेप्टेबल होंगी, क्योंकि ये एग्जिस्ट आज तो ये नहीं चीज़ पैदा हुई ना जी। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन तो पुराने हैं, वबाएं तो पुरानी हैं। आपको याद है वो पीला पासपोर्ट, पीला वो कार्ड हम लेके फिरते थे जब हम येलो फीवर की वैक्सीन आप लगवाते थे। हम तो अगर जनूबी अमेरिका या तो वो उसका टूल और व्हीकल होगा, और उनको जो उनकी अप्रूव्ड लिस्ट है अक्सर मुल्कों को मानना पड़ेगा, वरना तो फिर इंटरनेशनल ट्रैवल नामुमकिन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आप मुआविन ख़ुसूसी बराए हेल्थ होने के साथ साथ एक डॉक्टर भी हैं, आपका अपना अंदाज़ा क्या है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ प्रिवेंशन की अवामी सतह पे या हुकूमत की सतह पे कोशिशें हो रही हैं, वैक्सीनेशन जिस तरीके से हो रही है, तो कब हमें वो दिन देखना नसीब हो जाएगा कि पाकिस्तान एक नॉर्मल मुल्क की तरह खुल जाएगा? कोई आपका अंदाज़ा है कितने महीने बाद हम वो दिन देख सकेंगे? सलीम भाई, आप तो इल्म नजूम की बात करना शुरू हो गए। नहीं, मैं अंदाज़े क्यों नहीं, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है। मैं समझता हूँ जी कि इसमें बिल्कुल ही वाकई प्रेडिक्शन करना तकरीबन नजूमियात की उसमें मद में आ जाता है। सबसे जो काबिल लोग हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा जो समझदार और अक्लमंद हैं, दुनिया भर में एक्सपर्ट्स माने जाते हैं, उनको भी मुश्किल दुश्वारी पेश आती है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये बीमारी आम तौर पे जो बड़ी वबाएं होती हैं 2, 3, 4 लहरों के बाद ये ग्रेजुअली डाई आउट कर जाती हैं। इस बीमारी ने थोड़ा सा क्या, जैसे गूगली बोलते हैं, गूगलियाँ 1-2 ये फेंकी हैं कि ये नए वेरिएंट्स इसके जो हैं ये ज़्यादा फैलाव कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीन जब ज़्यादातर ममालिक की जो एट रिस्क पॉपुलेशन है वो कवर होना शुरू हो जाएगी तो ये हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर 1/4 बड़े शहरों की पॉपुलेशन दुनिया भर के जब कवर हो जाएगी तो मामूल की तरफ चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। मैं समझता हूँ ये इस साल के आखिर तक शायद मुमकिन होना शुरू हो जाए। अल्लाह करे जल्द अज जल्द हमें वो दिन देखना नसीब हो। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब, हमें वक्त देने का बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, सलामत रहें, और इस इल्तिजा के साथ कि कोरोना को मजाक ना समझा जाए, खौफज़दा भी ना हो। कोरोना लगने का ये मतलब नहीं है कि खुदा न खास्ता हर इंसान मर जाता है। हज़ारों में से कहीं एक इंसान जिसको पहले से कोई संजीदा और सीरियस बीमारी हो, उन्हीं की अगर वक्त उनका पूरा हो तो हलाकत का बायस बनता है। और अगर बर वक्त ट्रीटमेंट हो तो मेरे ख़्याल में कोरोना का इलाज हो सकता है। इसलिए इससे खौफज़दा होने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन बीमारी है, बड़ी सीरियस बीमारी है, खुसूसन उन लोगों के लिए कि जो ज़ईफ़ हैं, कि जिनको पहले से कुछ और बीमारियां लाहक हैं। इसलिए इसको मजाक समझने की बजाय ये जो एहतियात है, ये जो SOPs हैं, इस मामले में हुकूमत को, सियासत को एक तरफ रख लीजिए और मास्क पहनना, फासला रखना, इन 2 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। और उसके साथ साथ मैं अपनी तहकीक की बुनियाद पे, अगरचे ये मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन आपको ये बता रहा हूँ कि वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन से मुतालिक ये जितनी बातें की जा रही हैं, ये जितनी कंस्पिरेसी थ्योरीज पेश की जा रही हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं है। इसलिए जिसको जहाँ पे भी जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो, जल्द अज जल्द उसको पहली फ़ुर्सत पे अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को लगवाना चाहिए। और फिर उनको ख़ुद अगर वो उसके लिए अब उसकी बारी आई है तो उनको कोशिश करके वैक्सीन को लगाना चाहिए, क्योंकि कोरोना के रोकथाम का और उससे बचाव का एहतियात के सिवा कोई रास्ता नहीं है, और इस वबा के ख़ात्मे का वैक्सीनेशन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और वैक्सीनेशन के बारे में ये बात भी जहन में रख लीजिए कि हम इधर जितनी भी अफवाहें फैलाएं, जितनी भी हम इस हवाले से कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलाएं, लेकिन अगर ये पूरी कौम को नहीं लग जाते तो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान बाकी दुनिया के साथ उसका राब्ता मुश्किल हो जाएगा, बाकी दुनिया के साथ उसकी तिजारत मुश्किल हो जाएगी, बाकी दुनिया फिर पाकिस्तान से रब्त ज़ब्त नहीं रखेगी। जिन्होंने मगरिब जाना है उनके लिए मगरिब के दरवाज़े बंद होंगे, और जिन्होंने फिर हज और उम्रे पे जाना है तो
या ईरान जैसे और इराक़ जैसे ममालिक में ज़ियारत पे जाना है तो उनके लिए वहाँ जाना मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि दुनिया के तमाम ममालिक अपने यहाँ ये शर्त आयद करेंगी, वैक्सीन पासपोर्ट सामने आएंगे कि जिस बंदे ने वैक्सीन ना लगाया हो तो किसी मुल्क में उसको एंट्री नहीं दी जाएगी। सलीम साफ़ी और जिरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।